एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन विभाग में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। एजुकेशन विभाग में जो बदलाव आ रहे हैं, क्या वो बदलाव परमानेंट है? अगर आप राजौरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको ये पता चलेगा कि ये बदलाव ऐसा लग रहा है कि टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। अगर ये बदलाव परमानेंट होते तो राजनीतिक प्रेशर कितना भी हो, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी एक खास व्यक्ति के लिए, किसी भी एक खास टीचर के लिए, किसी भी एक खास मास्टर या लेक्चरर के लिए कितना भी हंगामा करे, एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्रांसफर पॉलिसी को किसी के लिए भी नहीं बदलेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी बनाई हुई ट्रांसफर पॉलिसी को किसी के लिए भी मोल्ड नहीं करेगा, किसी के लिए भी अपनी पॉलिसी के अंदर बदलाव नहीं लाएगा। पिछले दिनों 16 अक्टूबर 2021 को सीओ राजौरी ने 234 टीचरों को ट्रांसफर किया। 234 टीचरों को जब ट्रांसफर किया, उससे पहले पूरी वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग की नई प्रक्रिया शुरू हुई है, उस सारी प्रक्रिया को फॉलो किया गया। उस सारी प्रक्रिया में प्रक्रिया बेसिकली क्या है? प्रक्रिया ये है कि आज पहले एक टेंटेटिव लिस्ट निकाली जाती है, उस लिस्ट को पब्लिक किया जाता है, तमाम टीचर्स को पता चलता है कि कौन सी प्लेस किस जगह पर उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके बाद उनसे ये पूछा जाता है कि जहां आपको भेजा जा रहा है आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। वो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करते हैं। उन ऑब्जेक्शंस को मेरिट की बुनियाद पर टटोल कर, मेरिट की बुनियाद पर देखकर उन तमाम टीचर्स को उन स्कूलों में, जिन जिन स्कूल में टेंटेटिवली प्रपोज किया गया होता है, वहां उनको ट्रांसफर किया जाता है। 234 टीचर जब ट्रांसफर हुए, उनके ट्रांसफर होने के बाद हंगामा कोई नहीं था, शोर कोई नहीं था। इन टीचर्स ने जाकर नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर ज्वाइन भी किया। अब यहां एक हैरानकुन बात यह है कि 16 तारीख को ट्रांसफर होती है और 14 दिन के अंदर अंदर तमाम टीचर्स नए स्कूलों में जाकर, जहां उनकी नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी, वहां पर जाकर उन लोगों ने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद नवंबर के महीने में अक्टूबर की तनख्वाह भी इन टीचरों ने निकाली है, ऐसा एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों का कहना है। उनका ये क्लेम है कि इन लोगों ने अक्टूबर के महीने की जो तनख्वाह है वो नवंबर में निकाली है। अब नवंबर में नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग से इन लोगों ने तनख्वाहें निकाली। नवंबर में जब नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग से इन लोगों ने तनख्वाहें निकाली तो नवंबर की शुरुआत तक तो कुछ नहीं था, लेकिन 1 नवंबर को जब एक और लिस्ट निकली, जिस लिस्ट में इसी तरीके से सॉफ्ट जोन से सॉफ्ट जोन के ट्रांसफर्स की एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार की गई, प्रपोजल्स तैयार किए गए कि किसको कहां भेजा जा रहा है। अब ऑब्जेक्शंस आने थे और भी कई काम होने थे, लेकिन 1 नवंबर को सॉफ्ट जोन से सॉफ्ट जोन की लिस्ट आने के बाद हंगामा हुआ। हंगामा कहां हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन स्कूल एजुकेशन विभाग ने सिविल सचिवालय से एक ऑर्डर निकाला। ऑर्डर नंबर है 1548 एजुकेशन ऑफ 2021। 6 नवंबर 2021 को एक ये ऑर्डर इशू किया गया। इस ऑर्डर में यह कहा गया कि जितने भी ट्रांसफर और डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स पिछले 15 दिन में सीओ राजौरी ने इशू किए हैं, इन तमाम को एबियंस में रखा जाता है जब तक इस मामले में एक इंक्वायरी जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इशू करेंगे, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन करेंगे, जब तक वो इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती और उस इंक्वायरी में जब तक ये साबित नहीं होता कि ये जितने भी ट्रांसफर्स की गई हैं, इन ट्रांसफर्स में ट्रांसफर पॉलिसी को वायलेट नहीं किया गया है, तब तक के लिए सारे ट्रांसफर ऑर्डर्स एबियंस में रखे जा रहे हैं, यानी ये ट्रांसफर ऑर्डर्स ऑपरेशनलाइज नहीं होंगे। और उसके बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी को यह भी कह दिया गया कि इसके बाद अब कोई भी ट्रांसफर ऑर्डर इशू नहीं करेंगे और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से कहा गया कि आप 7 दिन के अंदर अंदर इस मामले में इंक्वायरी करेंगे और एक रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को 7 दिनों के अंदर अंदर सौंप देंगे। अब मामला यह है कि 234 टीचरों के ट्रांसफर होने के बाद सरकार ने जो पॉलिसी बनाई हुई है, उस पॉलिसी के तहत इन तमाम टीचर्स को ट्रांसफर किया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक इनमें वो टीचर्स भी हैं जो 29 साल से एक ही स्कूल में काम कर रहे थे। वो टीचर्स भी हैं जो 20-20 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे थे। उस जगह से दाएं बाएं हिलाने की किसी को हिम्मत नहीं हुई आज तक। पहली बार उन्हें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाना पड़ा। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि सबको यह लग रहा था कि शायद सरकार दबाव में नहीं आएगी, शायद स्कूल एजुकेशन विभाग दबाव में नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि स्कूल एजुकेशन विभाग ने इन तमाम ऑर्डर्स को एबियंस में रखा और कोई वजह नहीं बताई कि क्यों एबियंस में रखा। यह नहीं कहा अपने इस ऑर्डर में कि इन ऑर्डर्स में ट्रांसफर पॉलिसी की वायलेशन हुई है। क्लियर कट बोलना होता है कि ट्रांसफर पॉलिसी की वायलेशन। यह कहा कि मालूम करिए ट्रांसफर पॉलिसी की वायलेशन हुई है कि नहीं हुई है। और उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। वो इंटरेस्टिंग ये है कि
स्कूल एजुकेशन विभाग में बदलाव की बात हो रही है। स्कूल एजुकेशन विभाग में अब सियासी दबाव के अंदर हम काम नहीं करेंगे, वो बात हो रही है। लेकिन अगर इस ऑर्डर को एबियंस में रखना पड़ा और 234 टीचर जो दूसरी जगह जाकर तनख्वाह भी ले गए थे, उन टीचर्स के लिए दुविधा और परेशानी क्रिएट की गई, क्योंकि ये दुविधा और परेशानी है उनके लिए। क्यों? क्योंकि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, अक्टूबर के महीने में उनकी ट्रांसफर हुई, नवंबर के महीने में जब तनख्वाह बनी तो उन लोगों ने अपनी तनख्वाह ले ली। अब जब सरकार उनको दोबारा ट्रांसफर करेगी या उनको कहेगी अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर जाकर आप ज्वाइन करें, तो नतीजा क्या निकला कि वो लोग वापस वहीं चले गए जहां से वो लोग आए थे, प्री मैच्योर। ये सारी प्री मैच्योर ट्रांसफर्स हैं, यानी एक महीने के अंदर अंदर आपने 234 के 234 टीचर्स को वापस कहां भेज दिया? उन्हीं स्कूलों में जिन स्कूलों से उनको ट्रांसफर किया गया था। आखिरकार ये कैसा सियासी दबाव है? और अगर ये सियासी दबाव नहीं है तो क्या वजह है कि जिन 234 टीचरों को ट्रांसफर किया गया, उन 234 टीचरों में से क्या स्कूल एजुकेशन विभाग ने मेल फीमेल अलग किए? और क्या यह भी स्कूल एजुकेशन विभाग से समझने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि स्कूल एजुकेशन विभाग के अधिकारी समझाएंगे, जब क्या हार्ड जोन एक मेल मेंबर के लिए भी हार्ड जोन है? क्या 6-7 किलोमीटर का सफर तय करके एक मेल मेंबर नौकरी नहीं कर सकता? फीमेल के लिए समझा जा सकता है, महिलाओं के लिए समझा जा सकता है कि आपने 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर एक महिला को अपने घर से रखा है, उसके लिए समझा जा सकता है। सरकार को उसका वे आउट भी निकालना चाहिए। लेकिन जब एक पुरुष कर्मचारी को आप ट्रांसफर करते हैं और वो ये कहता है कि मैं 6-7 किलोमीटर दूर नहीं जाऊंगा, मैं 15 किलोमीटर दूर नहीं जाऊंगा, मैं 20 किलोमीटर दूर नहीं जाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है? फिर क्या बदलाव है? फिर क्या चेंज है? फिर बताइए क्या चेंज है? ये आम आदमी समझना चाहता है, ये वो टीचर समझना चाहता है जो टीचर जिसका कोई पूछने गाछने वाला नहीं है, जो टीचर किसी राजनीतिक आदमी को नहीं जानता, जिस टीचर की राजनीतिक तौर पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये उस टीचर से पूछिए जो उन इलाकों में, उन दूर दराज इलाकों में आज भी काम कर रहे हैं, जिन दूर दराज इलाकों में गाड़ी भी नहीं जाती, लेकिन वो टीचर वहां जाते हैं, निष्ठावान हैं, उन जगहों पर जाकर काम कर रहे हैं और वो देखते रहते हैं कि जनाब मैं तो रजौरी के शहर का रहने वाला हूं, मैं इसलिए शहर में नहीं आ सकता क्योंकि मेरी कोई सिफारिश करने वाला नहीं, मैं थाना मंडी का रहने वाला हूं, मेरा कोई सिफारिश करने वाला नहीं, मैं थाना मंडी नहीं आ सकता। गांव का कोई बच्चा, थाना मंडी के किसी रूरल एरिया का कोई बच्चा शहर के अंदर काम करना चाहता है, अगर उसका कोई सियासी पुष्टपनाही अगर उसकी नहीं है तो वो शहर में नहीं आ सकता। और उसी तरीके से हमको देखने को यह मिलता है, जिसके शवाहिद आज भी जम्मू शहर में आपको मिलेंगे, कि अगर आप सियासी तौर पर ताकतवर हैं और आप किसी सियासतदान को जानते हैं, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ आपकी वाकफियत है, या किसी और शख्स के साथ आपकी वाकफियत है, तो आप जम्मू शहर के दाएं बाएं, जम्मू शहर में ही आपकी पोस्टिंग होगी, जम्मू शहर से बाहर आपको कोई पोस्ट नहीं करेगा। मेरी इत्तलात के मुताबिक इस ट्रांसफर ऑर्डर में भी कुछ लोग हैं जिन्हें 29 साल, 20 साल, 25 साल, 16 साल, 10 साल एक ही जगह पर पोस्ट हुआ था। 29 साल से अगर एक टीचर एक ही जगह पर काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर बाकी तमाम लोगों को ट्रांसफर पॉलिसी को फॉलो करना है, तो एक आदमी इतना ताकतवर है कि वो एक जगह पर 29 साल से है और वो कहता है मैं यहीं पर रहूंगा, और उसके बाद भी स्कूल, अगर उसके लिए स्कूल एजुकेशन विभाग को 234 टीचरों का ऑर्डर एबियंस में रखना पड़ा, तो फिर बदलाव कहां है? फिर चेंज कहां है? चेंज और बदलाव का मतलब तो यह है कि आप किसी सियासी दबाव के अंदर नहीं आएंगे। महिलाओं को छोड़कर जब पुरुषों का मामला आएगा, उसमें सिर्फ आप 3-4 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हैंडीकैप्ड है तो आप आइडेंटिफाई करिए, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई बीमारी है, जिसकी वजह से बीमारी ऐसी है कि जिस बीमारी के कारण वो हार्ड एरिया में सर्व नहीं कर सकता, जहां सर्दी ज्यादा होती है वहां सर्व नहीं कर सकता है, उन लोगों के मामले, उन कर्मचारियों के मामले में आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन जो सही सलामत हैं, जो तंदुरुस्त हैं, उन्हें क्या परेशानी है, वो क्यों नहीं उन इलाकों में नौकरी करने जाएंगे जिन इलाकों में बच्चों को उनकी जरूरत है? मेरी एक इत्तला के मुताबिक रजौरी के ही एक गांव में एक स्कूल है, उस स्कूल में 321 के करीब बच्चे हैं, 321 बच्चों के लिए 3 टीचर हैं, और वहां पर भी एक टीचर को ट्रांसफर किया गया था, वो इस कैप्टन एबियंस में आया, वो वापस आ गया। 2 लोगों को डिप्लॉय किया गया था, वो इस कैप्टन एबियंस के जुमरे में आ गए, वो भी वापस आ गए। अब बताइए 3 लोग 321 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साफ और सीधे आदेश हैं कि आपको किसी भी किस्म के राजनीतिक दबाव में आए बगैर काम करना है, और अगर आप राजनीतिक दबाव में अब भी आते रहेंगे तो फिर बताइए जम्मू कश्मीर में बदलाव आया तो आया कहां?
मैंने आज एक राजौरी के ही एक एजुकेशन विभाग के कर्मचारी से बात की। मैंने उनसे कहा यह कैसा बदलाव है जिस बदलाव में आप 234 टीचरों को ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद आपको ऑर्डर एबियंस में रखना पड़ता है, ये कौन सा बदलाव है? नाराज हो गए। उन्हें लगा कि जो बात की गई है वो बात सही नहीं है। ओबीडियंस बहुत अच्छी बात है, हम अपने आला अधिकारियों की बात मानते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कतई भी यह मतलब नहीं है जो गलत है उसको बरमला लोगों के बीच में ना बोला जाए। बोला जाए इसलिए क्योंकि अगर आप सिस्टम के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, सिस्टम को करेक्ट करना चाहते हैं, तो करेक्ट अप्रोच सिस्टम को ठीक करने के लिए यह है कि आप किसी भी सियासी दबाव में आए बगैर जो ट्रांसफर ऑर्डर्स आपने किए हैं उन ट्रांसफर ऑर्डर्स पर टिके रहें। अगर आप एबियंस में ट्रांसफर ऑर्डर्स को रखते हैं, आप एक इंक्वायरी कराते हैं, उस इंक्वायरी में निकल के क्या आएगा, मैं थोड़ी बहुत तस्वीर उसकी समझ सकता हूं। उसकी रूपरेखा से निकल के यह आएगा कि 234 लोगों में से कम 30% लोग वो होंगे जो सियासी तौर पर बहुत ताकतवर हैं। ताकतवर से मेरी मुराद यह है कि जो किसी सियासी आदमी को जानते हैं, किसी सियासी आदमी के रिश्तेदार हैं, किसी सियासी आदमी के करीबी हैं, तो उन्हें जाहिर सी बात है वहीं पे रखना है जहां वो सियासी आदमी चाहेगा, क्योंकि कल चुनाव आने वाले हैं। जिस वक्त वोट पड़ने हैं, वोटों में इन लोगों का बड़ा रोल होता है। बाहर तो नजर नहीं आता, लेकिन अंदर खाने इनका बड़ा जबरदस्त रोल रहता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। दूसरा, मैं ये भी स्कूल एजुकेशन विभाग से समझना चाहूंगा कि एक सरकारी कर्मचारी मीडिया के साथ बात करता है, ऑन कैमरा मीडिया के साथ बात कर रहा है, और वो सरकारी कर्मचारी ये कह रहा है कि मुझे जहां ट्रांसफर किया गया है वो 16-17 किलोमीटर दूर है, मैं उस हार्ड एरिया में नहीं जा सकता हूं, मैंने ऑलरेडी हार्ड एरिया में सर्व किया है। मेहरबानी करके ये फैसिलिटी तमाम टीचरों को एक्सटेंड कर दीजिए। बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए आपने कानून बनाया है, वो कानून ये है कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकते, आप ऑन कैमरा आके कोई बात नहीं रख सकते हैं। तो अगर एक कर्मचारी को इजाजत है केवल मात्र इसलिए क्योंकि वो कोई लीडर है, या वो किसी लीडर का जानने पहचानने वाला है, या वो किसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, फिर मेहरबानी करके बाकी टीचरों को भी ये फैसिलिटी एक्सटेंड करिए। होना तो ये चाहिए था जो अलग अलग एसोसिएशनों के, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के प्रधान हैं, उन प्रधानों को सबसे टफ एरिया में जाकर सर्विस करनी चाहिए थी, ताकि वो मिसाल बनते बाकी तमाम टीचर्स के लिए। लेकिन देखने को क्या मिलता है? देखने को यह मिलता है कि बहुत सारे एसोसिएशनों के लीडर, प्रधान आपको डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में मिलेंगे, सी ऑफिस जम्मू में मिलेंगे, अलग अलग सी ऑफिस में मिलेंगे, वहीं पर ये लोग आपको मैक्सिमम टाइम मिलेंगे। कौन से मुद्दे ऐसे मुलाजिमों के हैं जिन मुद्दों के लिए आपका सिविल सचिवालय रोज जाना जरूरी है? कौन से मुद्दे मुलाजिमों के ऐसे हैं जिसके लिए आपको सीईओ एजुकेशन के दफ्तर में जाना जरूरी है? कौन सी परेशानियां ऐसी हैं जिनको आप हल कराते हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में रोज जाकर? कौन सी परेशानियां ऐसी हैं? क्लर्कों की ट्रांसफर का मामला सालों से लटका हुआ है, आज तक हल नहीं हुआ। आप स्कूल एजुकेशन विभाग के 100 चक्कर लगाते हैं, बताइए क्या फायदा है उसका? आज भी सीईओ ऑफिस हो, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हो, वहां मास्टर और टीचर और लेक्चरर काम कर रहे हैं, उन्होंने सारे का सारा निजाम संभाला हुआ। क्या जरूरत पड़ी उसकी? क्या क्लरिकल विंग नहीं है, सेक्शन अफसर नहीं है? अगर ये क्लरिकल विंग नहीं है, क्लरिकल स्टाफ ही आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेक्चररों, टीचरों और मास्टरों से अगर आपने सीईओ ऑफिस और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का दफ्तर चलाना है, फिर मुझे बताइए बदलाव आया तो आया कहां? ये बदलाव की बात तो बड़ी खूबसूरत की गई थी, बार बार इसका नगाड़ा बजाया जाता कि बदलाव लाया है हमने। बदलाव अगर आया है, इसमें कोई शक नहीं कि आज अगर स्कूल एजुकेशन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात की जाए, बहुत ईमानदार आदमी है बीके सिंह। बात की जाए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की, उनके बारे में, उनकी छवि और उनकी ऑनेस्टी को लेकर सब लोग वाकिफ हैं कि वो कितने और ईमानदार हैं। लेकिन ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि वो राजनीतिक दबाव कितना भी आए, उस राजनीतिक दबाव के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते। जो वो काम कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं, और राजनीतिक लोगों को भी यह बात समझाते हैं कि आप जिनकी सिफारिश कर रहे हैं, आप जिन लोगों को 29-30 साल के बाद भी चाहते हैं कि ये लोग शहर के नजदीक ही काम करें, आप जरा ये भी सोचें कि यहां वो भी बच्चे हैं जिन बच्चों को शहर में आने का मौका ही नहीं मिला। यहां वो भी बच्चियां हैं जिन बच्चियों को शहर में आने का मौका ही नहीं मिला। यहां वो भी बच्चियां हैं जो अपने घरों से 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर नौकरियां कर रही हैं। वो उन बच्चियों के बारे में भी हमको सोचना है। और हुकूमत जब सोच ही रही है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जब विचार कर ही रहा है महिलाओं को लेकर, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को एक पॉलिसी फ्रेम करनी होगी। पॉलिसी ये कि महिलाओं को लेकर एक क्लियर कट पॉलिसी बने, जिस पॉलिसी में महिलाओं को उन जगहों पर पोस्ट किया जाए जहां वो जाकर नौकरी करें, उन जगहों पर पोस्ट न किया जाए जहां पर एक तो वो जाएंगी नहीं, और अगर
जाती भी हैं तो उनके लिए दिक्कत और परेशानी का सबब वो जगहें बन सकती हैं। अब आप खुद सोचिए, महिलाओं को, ये तो एक जगजाहिर बात है, सब जानते हैं इस बात को, ये हकीकत भी है कि घर चलाना है तो मां ही घर चलाती है। अब एक महिला रहती जानीपुर में है, आपने अगर उसको डोडा ट्रांसफर कर दिया, बताइए वो डोडा में काम कैसे करेगी? क्या बच्चे अपने साथ डोडा लेकर जाएगी? क्या वहां उनको पढ़ाएगी? इन सारी चीजों को स्कूल एजुकेशन विभाग को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखकर ट्रांसफर ऑर्डर्स तैयार करने चाहिए, ताकि ये ट्रांसफर ऑर्डर्स और पॉलिसी, जो बड़ी खूबसूरत पॉलिसी बनी है, बड़ी बेहतरीन पॉलिसी है कि पहले ही एक टीचर को पता चलता है कि मुझे कहां ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको ऑब्जेक्शंस रेज करने का पूरा मौका दिया जाता है, और वो जब ऑब्जेक्शंस रेज करता है, उस ऑब्जेक्शंस को मेरिट्स पर, उन ऑब्जेक्शंस को तोला जाता है। अगर मेरिट्स पर वो ऑब्जेक्शंस ठीक लगती हैं तो उसकी बात मानी जाती है, नहीं ठीक लगती हैं तो फिर जहां पर स्कूल एजुकेशन विभाग को जगह मिलती है वहां पर ट्रांसफर किया जाता है। मैं जम्मू के दाएं बाएं बहुत सारे स्कूलों के नाम ले सकता हूं, जिन स्कूलों में लेक्चरर्स, टीचर्स, मास्टर्स सालों से काम कर रहे हैं और उन्हें यहां से हिलाया तक नहीं जाता। हद तो यह है कि जम्मू से कोई सांबा जाने के लिए तैयार नहीं, जम्मू से कोई कठुआ जाने के लिए तैयार नहीं, जब प्लेन एरिया में जाने के लिए तैयार नहीं, प्लेन एरिया में स्कूल में काम करने के लिए तैयार नहीं, हमें जम्मू से बाहर नहीं जाना है। यही हाल राजौरी में होगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो लोग ताकतवर हैं, जाहिर सी बात है उनकी तूती बोलती है, वो जिसका नाम लेंगे वो राजौरी के नजदीक, और जिसका नाम नहीं लेंगे वो राजौरी के दूर दराज के इलाकों में। और एसोसिएशन के जो लीडरान हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, मेहरबानी करके आप भी अब इस एजुकेशन डिपार्टमेंट पर रहम खाएं। रहम इसलिए खाएं क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर और पोस्टिंग का ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले को ठीक करने में आप लोगों को मददगार साबित होना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ मददगार इसलिए, आप जब एजुकेशन डिपार्टमेंट की परेशानियों और दिक्कतों को समझकर उन इलाकों में नौकरी करने के लिए, उन इलाकों में जाने के लिए तैयार होंगे जिन इलाकों में आम टीचर भी जाने से कतराता है, तो बाकी लोग आपसे इंस्पायर होंगे कि जब हमारा प्रधान जा रहा है तो हमें वहां जाने में क्या दिक्कत है। और कई एसोसिएशनों के ऐसे लीडरान हैं जिनको मैं जानता हूं, जो बहुत दुश्वार गुजार इलाकों में काम कर रहे हैं, और उन दुश्वार गुजार इलाकों में काम करने के बाद भी वो अपनी टीचिंग फैकल्टी का, मास्टर फैकल्टी का, लेक्चरर फैकल्टी की पूरी मदद भी करते हैं, उनके इश्यूज को लेकर भी आगे दौड़ते हैं। मगर कुल्यतन ये है कि राजौरी में जो 234 ट्रांसफरें हुई हैं, उसके बाद एक और जो प्रपोज लिस्ट थी 1 नवंबर को आई, उस लिस्ट के आने के बाद 6 नवंबर को ऑर्डर्स को कैप्टन एबियंस रखा गया। उसमें था कि 15 दिन के अंदर अंदर जो ऑर्डर किए गए हैं, बाद में स्कूल एजुकेशन विभाग को पता चला कि जी 15 दिन के से पहले तो ऑर्डर हुए ही नहीं है, ऑर्डर तो 20-22 दिन पहले हुए हैं। फिर एक कोरिजेंडम निकला, जिस कोरिजेंडम में उसको करेक्ट किया गया, और उसके बाद इन टीचर्स से कहा गया कि आप जहां जिस प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर थे आपको दोबारा वहीं जाकर ज्वाइन करना होगा। मगर अब असुविधा ये है, दुविधा ये है कि इन टीचर्स ने अक्टूबर की तनख्वाह इन स्कूलों में ले ली है। इस तनख्वाह को लेने के बाद अब अगर ये वापस उसी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर जाते हैं जहां से इन लोगों को ट्रांसफर किया गया है, तो क्या ये प्रीमैच्योर नहीं होगा? क्या ये कोर्ट का मामला नहीं बनेगा? क्या इनमें से कुछ लोग कैट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे कि जनाब हमें ट्रांसफर किया गया एक ऑर्डर के तहत, हमने जाकर ज्वाइन कर लिया, तनख्वाह ले ली, अब हमें कहा जा रहा है कि जनाब आपको वापस वही उसी स्कूल में जाकर ज्वाइन करना है जिस स्कूल से आप यहां आए हैं। तो ये चीजें जो हो रही हैं, नतीजा इसका ये निकलेगा, इतना बड़ा ये ट्रांसफर ऑर्डर 234 टीचर्स का, ये कैप्टन एबियंस में है। कैप्टन एबियंस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ऑर्डर 234 टीचर्स का 16 अक्टूबर को इशू हुआ था, वो सारे का सारा ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है, कुछ एक लोगों को छोड़कर। मान लीजिए 20 हो, 10 हो, 5 हो, 4 हो, 40 हो, लेकिन अगर 200 लोगों ने या 190 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, तो बाकी लोगों का फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए स्कूल एजुकेशन विभाग को राजनीतिक दबाव में या किसी और दबाव में आए बगैर, जो स्कूल एजुकेशन विभाग जहां पर भी देखता है कि टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, मास्टर्स हैं और 20-20 साल से 25-25 साल से एक ही जगह पर सर्विस कर रहे हैं, वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और अगर अलग, अब मान लीजिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि मेडिकल ग्राउंड्स हो, महिला हैं और हैंडीकैप्ड हैं, कोई और परेशानी है, तो उसको समझ सकता है स्कूल एजुकेशन विभाग। लेकिन जहां कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तवाना तंदुरुस्त एक टीचर है, तो उसे जिस भी इलाके में ट्रांसफर किया गया है वहां पर जाकर उसे ज्वाइन करना चाहिए। पुरुषों को लेकर स्कूल एजुकेशन विभाग की क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि पुरुष को जहां भी ट्रांसफर किया गया है उस प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर उसको जाकर ज्वाइन करना होगा, नौकरी करनी होगी, वहां पर लोगों की और बच्चों की सेवा करनी होगी। अगर वहां नहीं जा सकते हैं,
अगर इफ दे आर अनेबल टू गो, वो कहते हैं जी हम वहां जाएंगे ही नहीं, तो फिर स्कूल एजुकेशन विभाग को भी ये सोचना होगा कि जिसको आप वहां भेजेंगे उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा कि आपने जिसको भेजा था वो गया नहीं, उसके बदले में अब आपने ढूंढा कोई ऐसा टीचर जिस बेचारे की सिफारिश करने वाला कोई नहीं, उसको आपने उठाकर भेज दिया उस इलाके में कि जाकर वहां पर नौकरी करो। यही वजह है कि सरकारी स्कूल जो देहातों में है, दूर दराज इलाकों में है, अगर वो सरकारी स्कूल वहां पर ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, या उन सरकारी स्कूलों में स्टाफ की दिक्कत है, या उन सरकारी स्कूलों में बच्चे परेशान हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन टीचर्स को ट्रांसफर किया जाता है वहां पर, जो वीवीआईपी हैं, हाई प्रोफाइल हैं, वो टीचर्स वहां जाने का नाम ही नहीं लेते। उम्मीद और तवक्का यह है कि स्कूल एजुकेशन विभाग किसी भी राजनीतिक दबाव में आए बगैर जो काम स्कूल एजुकेशन विभाग कर रहा है उसमें टीचर को पूरी की पूरी आजादी है, उस टीचर को मौका पूरा दिया जाता है देखने का कि कहां ट्रांसफर किया गया है, किधर ट्रांसफर किया गया है, ऑब्जेक्शन रेज करने का पूरा मौका दिया जाता है। अगर उसके बाद भी टीचर्स वहां नहीं जाते और सियासी दबाव लाकर ऑर्डर्स को एबियंस में रखवाते हैं, ऑर्डर्स को कैंसिल करवाते हैं, मुझे लगता है कि इस सिस्टम की बहुत बड़ी हार होगी। इससे वो बदलाव नहीं आ पाएगा, वो डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा जिस डिसिप्लिन को एनफोर्स करने की कोशिश स्कूल एजुकेशन विभाग और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कर रहे हैं।